Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. My name is Sahaj. We get the students from the classroom to the courtroom. We prepare students primarily for judicial services examinations. आज के lecture में we are going to be discussing in RE stands for reference Article 370 of the Constitution. तो आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट डिलीवर करी है जिसके अंदर दे हैव अग्रीड कि किस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया, क्योंकि यही मेन मुद्दा था. This lecture is going to be in English. I am going to be using in some portions I will be using some bits of English, लेकिन primarily हिंदी में हम लोग बातचीत करेंगे. और जो भी सारी relevant details हैं और किस तरीके से सरकार ने क्या काम करा, सामने जो लोग इसको चैलेंज कर रहे थे उनके मुद्दे क्या थे और क्या लॉजिक CJI और बाकी पूरी बेंच ने यूज़ करा इस जजमेंट को डिलीवर करते हुए, we are going to be discussing all of that. So let us start. So जो सीरियस लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनको भी कोटेशन वगैरह चाहिए या कभी जजमेंट पढ़नी हो, रिट पिटिशन सिविल नंबर 1099 ऑफ 2019. तो 2019 का ही प्राइमरली तभी ये काम आपका चैलेंज हो गया था. अब 3 बेसिकली आर्टिकल्स हैं. I am going to be presuming कि you have basic minimal knowledge of law and the constitution, and therefore I am going to be explaining everything from क ख ग से शुरू करते हैं बात. तो 3 मेन आर्टिकल्स हैं जो रिलेट करते हैं इमरजेंसी को, दैट इज 352, 356 एंड 360. 360 रिलेट्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 रिलेट्स टू नेशनल इमरजेंसीज, 356 प्राइमरली रिलेट्स टू प्रेसिडेंट्स रूल, और यहीं से ये सारा मुद्दा शुरू होता है. तो इस कहानी को समझने के लिए जो भी मैं आपको पूरी की पूरी नरेशन बताऊंगा, 356 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 356 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी समझना बहुत ज़रूरी है. स्पेसिफिकली 356 का जो मेन जो टाइटल कहता है इन रफली द लैंग्वेज, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. मतलब अगर किसी राज्य में, स्टेट आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं, आर्टिकल 12 में एक स्टेट डिफाइंड है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में स्पेसिफिकली स्टेट, जो स्टेट शब्द यूज़ किया गया है, व्हाट डज इट मीन. बट 356 में जो स्टेट है दैट इज राज्य. फेडरलिज्म जो होता है, फेडरलिज्म में 2 तरीके की सरकार है जैसे कि भारत में है. एक है सेंट्रल लेवल पे सरकार, दैट इज आपके मोदी जी वाली सरकार जो कि इस टाइम सेंट्रल सरकार है, और बाकी हमारे यहाँ 28 राज्य हैं इस टाइम. तो 28 अलग अलग सरकारें हैं और इन सबको, ये दोनों जब एक टैंडम में काम करती हैं तो इनको हम कहते हैं फेडरलिज्म. तो एक ये जो गवर्नमेंट, ये जो सिस्टम है, इसका नाम हो गया फेडरलिज्म, जहाँ पे दो सरकारें. मान लेते हैं जो नीचे वाली जो सरकार है, जो स्टेट लेवल की सरकार है, वो या तो फेल हो गई या संविधान में जो लिखा हुआ है, जो प्रोविजंस यहाँ पे दे रखे हैं वो अप्लाई नहीं हो पा रहे, या उन्होंने टोटली मना कर दिया, भैया हम तो अब नहीं मानते इन सबको. तो एक्चुअली स्टेट की जो सरकार है उसके ऊपर एक क्लास मॉनिटर बैठे रहता है और उसका नाम है तो SG स्टेट गवर्नमेंट, और इसके ऊपर एक बंदा बैठा होता है क्लास मॉनिटर, जो कि आपकी यूनियन सरकार ने अपॉइंट कर रखा होता है. एक्चुअली यूनियन में कौन कौन है, एक प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है. तो प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कि क्योंकि इवेंचुअली जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं आपकी यूनियन सरकार के, प्रेसिडेंट ही, उनकी तरफ से एक क्लास मॉनिटर है कि तुम स्टेट गवर्नमेंट के सर पे बैठो और देखो जो यहाँ का जो CM है और जो यहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं या कोई बदतमीजी कर रहे हैं तो मुझे रिपोर्ट दो, तो ये जो स्टेट है ये भी मैं ही चला लूँगा. इसीलिए काफ़ी जो हमारे आलोचना करने वाले हैं हमारे संविधान की स्पेसिफिकली, वो ये कहते हैं अरे तुम तो क्वाजी फेडरल हो, तुम फेडरल हो ही नहीं. उनमें से एक पॉइंट ये है जो क्रिटिक्स के पास है. क्वाजी का मतलब होता है नॉट क्वाइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन पे, मैं इस टाइम ये वीडियो जो है प्रोफेशनल एक कैमरा पे शूट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ लाइक अ फुल फ्लेजेड कैमरा. लेकिन अगर मैं आईफोन पे शूट करता तो वो क्वाजी कैमरा है. इट इज़ अ फोन विद अ कैमरा, इट इज़ नॉट क्वाइट अ कैमरा. क्वाजी से एक बात समझ लेते, जैसे स्टूडेंट्स को अगर समझानी हो तो या समझनी हो तो, कि प्रॉक्सी जो आप क्लास में जो लगवाते हैं, आप हैं तो नहीं क्लास में लेकिन आपकी अटेंडेंस लग रही है, सो यू आर क्वाजी प्रेजेंट इन क्लास, आई कैन से दैट. क्वाजी जुडिशियल हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्राइब्यूनल है कोर्ट, बट नॉट क्वाइट द कोर्ट. आप जाके डिवोर्स का मैटर नहीं लेके जा सकते, या आप कोई और अपने लीगल राइट का मैटर नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आप केवल रेलवे के मुद्दों को लेके जा सकते हैं, तो वो दैट इज क्वाजी. अब 356 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट of report from the governor of the state.
प्राइमरली दिस। तो गवर्नर साहब से एक रिपोर्ट जा रही है प्रेसिडेंट को कि बाबू नीचे वाले बंदा काम नहीं कर रहा ठीक से, और आपने मुझे कहा था कि अगर ये काम ना ठीक करे तो मैं आपको अपने पिताजी को रिपोर्ट करूं, ओके। और अदरवाइज इज satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, the president may by proclamation ठीक है जी। तो पक्का कोई ना कोई रिसीट तो जा रही है, मतलब एज एन गवर्नर को की रिपोर्ट जो जा रही है जो कि प्रेसिडेंट रिसीव कर रहा है, और गवर्नर उसमें लिखा है कि लुक आई एम टेलिंग यू दैट दे आर नॉट फंक्शनिंग, जो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग ढंग से अब काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सेटिस्फाई अगर होते हो, लाइक इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अरिजन, उसके बाद प्रेसिडेंट हो गए सेटिस्फाइड कि इनको हटाओ, आज से ये वाला मुद्दा हमारा हुआ। तो इसीलिए फेडरलिज्म के आलोचक कहते हैं कि अरे भाई किस बात के फेडरल हो तुम, आए दिन तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी ये प्रोविजन है जिसके अंदर एक्चुअली तुम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते हो, दैट इज एक ही सरकार, होनी चाहिए थी दो, लेकिन एक ही सेकंड में एक ही बार में बना लेते हो, तो ये तो आपके पास बहुत खतरनाक प्रोविजन है। तो ये यूज हुई है 370 पे, तो कहानी बाद में आएगी, लेकिन पहले 356 इस्तेमाल हुआ है। डिक्लेयर वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा प्राइमरली है, वो कह रहे हैं वो पार्लियामेंट ही काम कर लेगा, एंड पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट प्लस एलएस प्लस आरएस, राइट। आई थिंक इट शुड बी गिवन समवेयर अराउंड आर्टिकल 80 के मार्क में ये डेफिनेशन है, वहाँ पे आपके पार्ट 5, और वहाँ पे पार्ट 5 के 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव एंड चैप्टर 2 इज आई थिंक द पार्लियामेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड हो जाता है आपके अटॉर्नी जनरल पे। अब 356 के बाद प्रेसिडेंट साहब दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास करते हैं, 272 और 273 नंबर के, जो कि यहाँ पे चैलेंज हो रहे हैं, लेकिन पहले 356 यूज हुआ है, 356 के अंडर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास करे गए अंडर या उसमें रिलेशन में, और इन ऑर्डर्स का मेन मुद्दा ये था कि एक काम करो, अब पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब एप्लीकेबल होगी। इसका ये मतलब है कि क्या अगर जम्मू कश्मीर पे अब से एप्लीकेबल होगी, जो कि अगस्त 2019 में से एप्लीकेबल होगी, तो क्या कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी जो वहाँ पे लागू थी, क्या पता थी, है ना जी। वहाँ की आईपीसी भी रणबीर पीनल कोड, रणबीर कपूर वाला रणबीर पीनल कोड था, तो वहाँ पे प्रोविजंस मोस्टली सारी की सारी सेम थी, लेकिन क्योंकि उस स्टेट की हिस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे जब सन 1947 में प्राइमरली 3 आपके जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर वगैरह वालों ने कहा कि थोड़ा सा प्लीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया गया था कि एक काम करो, या तो भारत से जुड़ जाओ, या पाकिस्तान से जुड़ जाओ, या अपनी आप आज़ाद रहो, और वहीं से आपका वो जो नारा जो निकला हुआ है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, आज उस गाने को काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक उस गाने का ही जवाब दे दिया कि ऐसा अब आज़ाद हो गए कैसे, क्योंकि तुमने ज्वाइन करा था, यू ज्वाइंड द यूनियन ऑफ इंडिया, तो आज़ादी की बात उठती ही नहीं टेक्निकली स्पीकिंग। तो इसके अंदर प्राइमरली प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भैया ऐसा है 370 को हटाओ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो JNK पे पूरी तरह से लागू होगी, जो कि पहले जो इनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है वो अब से पूरी लागू। अच्छा, और इस अब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के टेक्निकली स्पीकिंग मालिक हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, अकेडमिकली नॉट रियलिस्टिकली, अकेडमिकली पार्लियामेंट ने पास कर दी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिससे पार्लियामेंट ने कहा जी बहुत अच्छी बात आपने कही है प्रेसिडेंट साहब, आपका हुक्म जैसे आप कहें, और 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जो स्टेट था JNK को बना दिया UT1 एंड लद्दाख को बना दिया UT2। ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसको चैलेंज कर दिया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज कर दी। जब मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज करी कि अरे संविधान ने तो सरकार और राष्ट्रपति को ये सब इतनी पावर नहीं दे रखी, ये मेन आर्ग्यूमेंट है जो दूसरी साइड से फ्लो कर रहा है, पेटिशनर्स की साइड से फ्लो कर रहा है। रिस्पोंडेंट जो कि सरकार है वो कहेगी कि बिल्कुल जी ये तो हमारे पास है पावर, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्राइमरली स्पीकिंग इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। किताब एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन स्टेट कहेंगे कि नहीं सेंट्रल सरकार के पास ये वाली पावर नहीं है, और सेंट्रल सरकार कहेगी तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास है। तो फाइनली जवाब कौन देगा? जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही देगा। और यूजली अगर सेंटर वर्सेस स्टेट भिड़ जाएं तो आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट से जवाब आता है, बट मोस्टली रिट पिटिशंस लगा दी जाती हैं अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट एंड दैट इज गिवन इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स वाले आपके जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे कहानी सुनो मेरी जुबानी सुनो कि यहाँ पे हुआ क्या, मतलब ये एग्जैक्टली इन 370 हटा दिया गया है, कैसे हटाया? कहानी ये हुई कि 2015 में ही इसका बीज बो दिया गया था। ये बहुत एक तरह से लॉन्ग टर्म चेस खेली गई, और उसके प्राइमरली जो प्लेयर थे उनका नाम है अरुण जेटली जी। खैर अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन ये जो सारी की सारी लीगल क्राफ्ट्समैनशिप है, उसमें पीछे लीगल फ्रेटर्निटी में सबको पता है कि अरुण जेटली जी की मास्टर स्ट्रोक है पीछे से, विचाउट, क्योंकि ही वॉज नॉट अ वेरी पब्लिक में ढोल पे पीटने वाले व्यक्ति हमारे दूसरे मिनिस्टरों की तरह, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसेनली स्मार्ट आदमी थे। तो उन्होंने यहाँ से कहानी शुरू हुई 2015 में कि पीडीपी की सरकार के साथ भाजपा सरकार बनाती 2015 में जम्मू एंड कश्मीर। सीएम बना दिया जाता है महबूबा मुफ्ती को, एंड यूजुअली सीएम बनाना भी, सीएम जो यूजुअली जो इलेक्ट होते हैं दैट इज प्राइमरली रिप्रेजेंटिंग द प्रेवलेंट कम्युनिटी इन द स्टेट। नहीं तो स्टेट के लोग फिर इतनी ज़्यादा बात मानेंगे नहीं और थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। दैट इज हाउ पॉलिटिक्स प्राइमरली इज प्लेड आउट। मुफ्ती जी रिज़ाइन कर देती हैं 2018 में 19 जून की तारीख को, क्योंकि भाजपा वाले सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं हमें नहीं चलानी जी और सरकार बाय। तो महबूबा मुफ्ती जी के पास खुद के, आज पीडीपी के पास खुद की प्राइमरली उस टाइम पे नंबर्स नहीं होंगे कि वो हाउस को होल्ड कर सकें, तो बाय बाय होगी सरकार की। अब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर एक सेक्शन 92 है। I have not mistaken it to be Article 92. It is Section 92 as given in the judgment only. Section 92 of Constitution of जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नर साहब, जो आपके राज्यपाल जो बैठे हैं, वो कहते हैं he passes a proclamation जिसके अंदर ही assumes all powers of the government, कि अब चलो गवर्नमेंट तो अब चलने लायक है नहीं। अब आजकल भाई लोगों के ऊपर एक इनको स्ट्रक्चर देने के लिए एक आदमी तो थोड़ा सा होना चाहिए ना, कि एक रूलिंग कह सकते हैं कि एक तरह से कोट एंड कोट रूलर कौन है इस टाइम पे यहाँ का कर्ता धर्ता कौन है स्टेट का। तो गवर्नर का आज से मैं हूँ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी की सरकार तो चली गई, भाजपा वाले अपने घर चले गए, गवर्नर जी ने सारे अपने ये आपके पावर जो है वो एज्यूम कर ली, और सेक्शन 92 के तहत क्योंकि उनको ये प्रोविजन दे रखी, तो ऑफ कोर्स ये तो ज़रूर पक्का चैलेंज हुआ होगा कि यार ये कैसे इन्होंने काम कर लिया, ये तो अपनी मनमर्जी से करके गए। दिस ही डिड एज पर हिज विमेन फैंसी। 21 नवंबर 2018 को द गवर्नर डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं था ना, अब कोई है तो है नहीं वहाँ पर, कोई सरकार तो चल नहीं रही, तो उन्होंने कहा चलो जी बाय बाय, सारे अपने घर जाओ, बहुत अच्छा 3 साल सबने काम करा। 28 नवंबर 2018 को आर्टिकल 356 यूज करते हुए गवर्नर ने प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन दे दी कि एक काम करो, हेलो हाँ जी, यहाँ पे काम अच्छा नहीं चल पा रहा, आप सरकार का बेड़ा उठा लीजिए आज से, हाँ जी आपके जिम्मे सरकार। तो जे.एंड.के यहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने इशू कर दी 19 दिसंबर 2018 को, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नर की पावर सारी प्रेसिडेंट ने एज्यूम कर ली, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का सारा काम पार्लियामेंट देखेगी। प्रेसिडेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई इस राज्य में, और अब से ये सारा काम यूनियन देखेगी। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि जो प्रोक्लेमेशन जो 356 में इशू करेगी, मैं 356 की निटिग्रिटी डिटेल्स और टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ। 356
प्रेसिडेंट रूल है जो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को मोस्टली पता ही है, SR बोमई का क्लासिक केस लॉ है और उसके अंदर मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल के ऊपर सारी की सारी गाइडलाइंस वगैरह आई थी। आई विल नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटी डिटेल्स कि मैं आर्टिकल पुल आउट करके आपको एक एक कॉमा और एक एक लाइन समझाऊं कि इसके अंदर होता क्या है, बट मोस्टली हम इस चीज़ को मैक्रो तरीके से देखते हैं, ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही प्रेसिडेंट साहब अपने मन मर्जी करेंगे। और प्रेसिडेंट वैसे भी एज पर आर्टिकल 74 वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM। इसीलिए यूपीएससी में यूजुअली 15 मार्कर आता होता है कि प्रेसिडेंट इज द टिट्यूलर हेड ऑफ अ स्टेट। टिट्यूलर का मतलब है द पर्सन हैविंग ओनली स्टेटस नो पावर। तो दैट इज द स्टैंडर्ड मीन्स का क्वेश्चन दैट यूजुअली पॉप्स अप इन यूपीएससी। तो अब लोकसभा पास कर देती है प्रोक्लेमेशन की जी हमारी तरफ से थम्स अप है 28 दिसंबर 2018 को कि चलाओ प्रेसिडेंट रूल चलाओ। और 3 जनवरी 2019 को या 3 जनवरी 2019 को राज्यसभा भी पास कर देती कि चलाओ भाई प्रेसिडेंट रूल चलाओ, कोई बात नहीं। और प्रेसिडेंट साहब इसके बाद एक इसके अंदर ये ऑर्डर आ जाता है कि गवर्नर जो है, गवर्नर जिससे गवर्नर और आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर की पावर जो प्रेसिडेंट लेती, प्रेसिडेंट के अंडर प्रेसिडेंट के ऑर्डर वगैरह पे गवर्नर उन सबको एग्जीक्यूट कर सकता है। ग्रेट वर्क। और इसी चीज़ की एक एक्सटेंशन भी आ जाती है प्रेसिडेंट रूल की, समवेयर अराउंड लोकसभा उसको पास कर देती है क्योंकि 6 महीने का टाइम आप और ले सकते हैं 28 जून में, और 1 जुलाई 2019 को फिर राज्यसभा पास कर देती है कि अभी प्रेसिडेंट रूल चालू रहेगा, अभी हम लोग चुनाव वगैरह कराने की स्थिति में नहीं है स्टेट। और ये सब जब पास हो जाता है तो 3 जुलाई या 3 जुलाई 2019 को the president rules gets extended by 6 months under article 356 clause 4। Alright. अब हम आ रहे हैं मेन डेट पे जिसका नाम है 5 अगस्त 2019। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 272 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, जिसके अंदर ये कह दिया जाता है कि ऑल प्रोविजंस of the Constitution of India now will apply to Jammu and Kashmir and अब इसको ज़रा ऑर्डर को ज़रा खोल के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें इन्होंने कहा क्या था उस टाइम पे। तो ऑर्डर में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK कश्मीर ऑर्डर 2019। प्राइमरली इन्होंने एक चीज़ करी बड़ी ही स्मार्टली, ये गए सीधा आर्टिकल एक है 367। अब वैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो आप आर्टिकल 368 यूज करते हैं विच इज गिवन इन पार्ट 20, ऑल्सो रिलेट्स टू क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13 वॉज इंसर्टेड बाय 24th अमेंडमेंट, जो कि मेन इशू जो डिसाइड हुआ था इन केशवानंद भारती केस 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गई थी। 1951 में 9th शेड्यूल डाल दिया गया था विच वॉज अ टेक्निक टू बाईपास जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, कि फंडामेंटल राइट्स उतने भी फंडामेंटल नहीं है और सरकार को जो आपसे फंडामेंटल राइट्स खींचने हैं वो उस खींचने की एक्ट बना के उसको 9th शेड्यूल में डाल देंगे और 9th शेड्यूल को कोई कोर्ट देख नहीं सकता। ऐसा फर्स्ट अमेंडमेंट ने ही कर दिया था 1951 में, और प्राइमरली इट वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी के बाद वहाँ पे वो चैलेंज हुई थी शंकरी प्रसाद के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ जी सरकार कर सकती है। तो लोगों ने कहा भाई अच्छी बदतमीजी, एक एंड पे तुम हमें फंडामेंटल राइट दे रहे हो और दूसरे एंड पे कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट, तो फिर किस बात के फंडामेंटल हुए। फिर बात आई सज्जन सिंह में जहाँ पे 17th अमेंडमेंट से ये चैलेंज हुआ, और वहाँ पे लेकिन 2 जजों ने थोड़ा सा सर खुजाना शुरू करा, हिदायतुल्ला जी और एक आई थिंक मुल्दुधर ऐसे कोई जज थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमें ना थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर बात आई गोलकनाथ में। गोलकनाथ में इन्होंने टोटली कह दिया, जो मेन जो मुद्दा जो गोलकनाथ में था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल, which was like the biggest judgment of that time, that era। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने 24th अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी जी खैर लेट्स नॉट गेट पॉलिटिकल, 24th अमेंडमेंट सरकार लाई, और उसके अंदर 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 13 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स या कम हो जाएं या बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए जाएं, उसके अंदर एक आर्टिकल क्लॉज 4 डाल दिया और उसके अंदर लिख दिया नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 13 shall be, मतलब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कोट इट, आर्टिकल 368 इट डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 368। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल राइट लिए जा सकते हैं।
और यही मेन मुद्दा उठा दिया गया केशवानंद भारती के अंदर कि ये क्या मतलब, ये क्या कर दिया है जी। तो उसके अंदर ये बोल दिया गया, देखो फंडामेंटल राइट अमेंड तो किए जा सकते हैं एज लॉन्ग एज दे डू नॉट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर बार आके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँ। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आप बिल्डिंग के एक मैप के में समझें तो बेसिक स्ट्रक्चर खंबे हैं, अगर वो खंबे हिले तो बिल्डिंग गई। लेकिन बाकी चीज़ें अगर फंडामेंटल राइट किसी दीवार, अगर आप दीवार माने तो दीवार अमेंड हो जाती है, दीवार चेंज हो जाती है, डिज़ाइन ऑल्टर किया जाता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो खंबा है उसको आप छेड़ नहीं पाएंगे। प्राइमरली स्पीकिंग यही हिस्ट्री है केशवानंद भारती और अमेंडमेंट्स की। सॉरी हैड टू मेक अ क्विक एडिट क्योंकि दिल्ली की सर्दी आ गई है तो स्नीजिंग इज देयर। नाउ it says, in this order it says, in proviso to clause 3 of article 370 of this constitution, the expression constituent assembly of the state referred to in clause 2 shall read as legislative assembly of the state। ये सबसे ज्यादा इन्होंने मजेदार बात कर दी। क्या कहता है 370 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने वहां की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, that will be equal to LA of the state, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आज की है। और यही मेन रोड ब्लॉक था 370 के अंदर। 370 हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रजामंदी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो खत्म हो गई 1957 में, इसलिए इतने सालों से 370 कभी हटा ही नहीं। तो जेटली जी ने क्या करा, जेटली जी ने कहा कोई बात नहीं, 367 जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन दे रखी है, इंटरप्रिटेशन के अंदर एक क्लॉज डाल दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑलरेडी गवर्नर सारी पावर ले चुका है, गवर्नर की पावर सारी प्रेसिडेंट ले चुका है, तो प्रेसिडेंट और बेसिकली वहाँ की लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट पावर ले चुका है, पार्लियामेंट ने खुद को रेकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को कि एक काम करो 370 हटा दो। तो ये तो वो RS अग्रवाल की लॉजिकल डिडक्शन हो गई ना एक तरह से। तो ये इन्होंने मजेदार बात करी, और मेन जो मुद्दा है वो इस केस का वो यही है। तो 367 इंटरप्रिटेशन, इट बेसिकली इट इज, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरप्रिटेशन। अब कहता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, मतलब कहीं पे अगर कोई आपको तकलीफ आ रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 को रेफर करिए। और क्लॉज 4 में लिखा हुआ था कि 370 के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इन्होंने बेसिकली क्लॉज यहाँ पे डाल दिया है, लिखा नहीं हुआ था, क्लॉज 4 इंसर्ट कर दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 370 में रेफर्ड है ऑफ JNK इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ग्रेट वर्क। तो और आज की डेट में लेजिस्लेचर है कौन, वो तो पार्लियामेंट इटसेल्फ है। तो इन्होंने क्या करा कि देखो 370 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK लिखी हुई है, आज से तुम उसको वाया दिस इज वाया 272, आज से तुम उसको लेजिस्लेटिव असेंबली रीड करो। और अगर तुम लेजिस्लेटिव असेंबली रीड करते हो तो एक काम करो, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो हम पार्लियामेंट, आज की डेट में लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज रेकमेंडिंग टू प्रेसिडेंट टू डू व्हाट, वेल टू रिमूव आर्टिकल 370। बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक। सो पार्ट 21 इज द वर्ड सेज टेम्पररी, और ये भी एक मुद्दा था टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस का, कि ये वर्ड टेम्पररी नहीं है, ये तो परमानेंट है। ठीक है जी, ये एक मुद्दा एज एन पेटिशनर की तरफ से था, ये टेम्पररी नहीं है जी, इसको टेम्पररी मत पढ़ो, क्योंकि काफ़ी जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्चुअली है क्या, लॉ इज प्राइमरली इंटरप्रिटेशन। अब पहले हम कहते थे कि कवि क्या कहना चाहता है, उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कवि कहना चाहता है कि, अब कवि तो जी गुजर चुका, इसमें कवि है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, वो तो गए, उनकी तो राम राम हो गई। तो आज वो क्या कहना चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस कलर, जो कि आप आई थिंक यहाँ पे देख पा रहे हो या यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस कलर। अब मोस्टली आदमी लोग कहेंगे ब्राउन, लेकिन जो महिलाएं वो कहेंगी नहीं ये तो चॉकलेट ब्राउन है, ये तो अच्छा बीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन अलग अलग शेड्स हैं। तो जैसे वो हम अध्यात्म में भी बात करते हैं कि जैसी आपकी दृष्टि वैसे आपके प्रभु, है ना जी।
तो मतलब वैसे आपको ईश्वर उस रूप में आपको दर्शन दे देंगे। तो इंटरप्रिटेशन में अब काफ़ी बारी सुप्रीम कोर्ट लाइक जैसे आर्टिकल 13 में एक शब्द है वॉइड, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से बोला, जो कि भिकाजी नारायण दकराज स्टेट ऑफ एमपी के अंदर दी गई थी, कि इसको वॉइड मत रीड करो, इसको बस एक्लिप्स रीड करो या इसको सस्पेंडेड यूज करो या रीड करो, सस्पेंडेड फॉर द टाइम भी। तो सिब्बल साहब कह रहे हैं मेनली कि ये टेम्परेरी नहीं है जी। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे की खत्म हुई थी उसके बाद ये परमानेंट है, इसको अब आप टेम्परेरी मत रीड करो। तो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बारे में अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्पररी प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं पूरी की पूरी चीज़ तो आपको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको मेन इसके मुद्दे पे ले जाता हूँ। कहता है क्लॉज 3 आर्टिकल 370 में, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, that is the non-obstante clause, as we say it in law, non-obstante if you want the Latin pronunciation, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception modifications from such date as he may specify, provided that the recommendations of the Constituent Assembly of State referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a notification. अब Constituent Assembly of the State referred to in clause 2, CA is equal to LA is equal to Parley as per 367 Constitution Order 272, नो बड़ी स्मार्टली इन्होंने कह दिया, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन, अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो 5 अगस्त 2019 को आया उसके हिसाब से अब आपने ऐसे पढ़ना है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑलरेडी सेक्शन 92 में गवर्नर आगे पास ऑन कर चुका है सारा काम, है ना। तो और वैसे भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है आर्टिकल 356 के तहत, मुबारक हो। तो वो कहते हैं अच्छा, सिंस लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट ही है, तो पार्लियामेंट कह रहा है आर्टिकल 370 हटाओ, प्रेसिडेंट कह रहा है वेल डन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मुझे एडवाइस करा है, मैं ये काम कर लेता हूँ, और ये काम हो गया। तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया जो यूज़ करी गई, इसी के ऊपर ही सवाल है कि ये क्या ये ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक थी। आइए ज़रा और इसको स्टडी कर लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जे है, दैट इज नाउ एज पर CO 272 इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे विच इज इक्वल टू पार्लियामेंट, और इन्होंने कहा आर्टिकल 370 को बाय बाय करो प्रेसिडेंट साहब। तो उन्होंने कहा हाँ जी चलो बाय बाय करा दे, लेकिन उसके लिए एक्ट पास कर दो। उन्होंने कहा बिल्कुल पास करेंगे, जे रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट 2019, और सिंस ये एक्ट पास करी, और वैसे भी अगर हम अपनी आर्टिकल्स 2 और 3 के अंदर पावर यूज़ करते हैं, अगर आपने आर्टिकल 4 पढ़ा हो तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है A, इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, B, इट नीड्स टू कंटेन प्रोविजंस टू अमेंड शेड्यूल 1 एंड 4, क्योंकि शेड्यूल 1 में आपके लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं, जो कि इस टाइम पे 28 एंड 8 एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, एंड शेड्यूल 4 में राज्यसभा सीट्स दे रखी हैं, क्योंकि अगर नाम या कोई एडिशन डिलीशन हुई तो वो शेड्यूल 1 में करेंगे, और साथ साथ आपको शेड्यूल 4 तो मॉडिफाई करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इनको आप लाइक फॉर एग्जांपल इस टाइम जब मैं शूट कर रहा हूँ ये लेक्चर, तो 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। लास्ट वाली जो वुमेन रिजर्वेशन आई है जो 2029 तक मान्य या लागू नहीं होगी, क्योंकि उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन 106 की लिस्ट में ये नहीं गिनी जाएंगी। तो नहीं गिनी गई क्योंकि 108 101 जो थी वो GST थी, 103 EWS थी, ऐसी 106 ये वाली है, तो मतलब यहाँ पे नहीं गिनी गई उस लिस्ट के अंदर। तो शेड्यूल 1 एंड 4 पक्का अमेंड हुआ है, और इससे जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आई थिंक DOLL में बहुत प्रसिद्ध सवाल था, जे विद लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई एज अ यूनियन टेरिटरी, एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई विद अ यूनियन टेरिटरी। दिल्ली की 69th अमेंडमेंट से बनी थी यूनियन टेरिटरी, और आर्टिकल 239 में दिल्ली को बेसिकली आर्टिकल 239 में स्पेशल प्रोविजन, और साथ साथ पौंडीचेरी का भी स्पेशल स्टेटस है। और जब जे में अब जे के चुनाव की भी डेट इन्होंने बता दी है, एक मैक्सिमम टाइम लिमिट दे दी इलेक्शन कमीशन को कि तब तक चुनाव होने चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी घोर बदतमीजी की बात है। तो अब ये मामला यहाँ तक 5 अगस्त 2019 तक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये लोग गेम खेल रहे थे, 2015 से कल्मिनेट हो गई, 2018 में एक मेजर स्टेप लिया गया और उसको फिर खींचा गया 356 वगैरह यूज़ करके। 2019 में आप आ गए हैं, और 2019 में आपने 367 इंटरप्रिटेशन के क्लॉज 4 में लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके 370 को बहुत मेजर तरीके से हिला दिया है, क्योंकि 370 के अंदर वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लिखा हुआ था वो ही मेन रोड ब्लॉक था, क्योंकि वहाँ लिखा था कि 370 आप नहीं हटा सकते जब तक आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है
उसकी आप रजामंदी ना लें या उससे आप परमिशन ना लें, लेकिन अब तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑलरेडी पार्लियामेंट। तो ये काम हो गया 5 अगस्त 2019 को। अब 6 अगस्त 2019 को क्या होता है, आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 273 जो कहता है कि 370 नाउ सीजेस टू अप्लाई, क्योंकि पीछे से वेल प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट की बात हो गई है फ्रॉम द 6 अगस्त 2019। और ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी वगैरह जो बन जाएंगी, इनकी जो डेट होगी व्हेन दे विल बेसिकली कम इनटू ऑपरेशन इज 31st of October 2019। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, आई विल पुट द लिंक इन द पिन्ड कमेंट down below. You can download it from there if you want to use it for your own personal purpose, but मेरी handwriting कुछ ज़्यादा ही महान है, वो सिर्फ मुझे ही समझ में आती है, but these notes I've made from the judgment, if you want to use that you can. Now 19 अगस्त 2019 को क्या होता है, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as told to you by डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके अंदर 5 तरीके की रिट्स वगैरह मेंशन है, और 34 में मार्शल लॉ मेंशन है, 33 में आपके फंडामेंटल राइट्स जो लिमिट किए जा सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, वो सब मेंशन है। डॉक्टर शाह फैजल सॉरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कश्मीर के टॉपर थे, आई थिंक द फर्स्ट कश्मीरी हु टॉप्ड द आईएएस सर्विसेज, देन ही क्विट द सर्विस एंड देन ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड देन ही वांटेड टू बी, आई थिंक, अ रेवोल्यूशनरी और समथिंग लाइक दैट, एंड वांटेड लाइक रियली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट कोई दाल ज़्यादा मतलब उनकी बात बनी नहीं, बट ही टुक अ शॉट, आई कमेंड हिम फॉर दैट, एंड देन नाउ आई थिंक ही इज बैक इनटू सर्विस। तो डॉक्टर शाह फैजल ने ये पिटीशन लगा दी, जिसके अंदर मेन मुद्दा उन्होंने मेन 2 केस लॉस कोर्ट हुए थे, प्रेमनाथ कौल वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के, संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रेमनाथ कौल के अंदर ये बोला गया था आर्टिकल 370, ये 1959 का केस है, आर्टिकल 370 टेम्पररी है, और आर्टिकल 370 1969 में ये कह दिया गया नॉट टेम्पररी है। वो कहते हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है, और ये जो सरकार ने जो करा है ये बहुत गलत करा है, देखिए इससे बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो ही वाज टेक्निकली स्पीकिंग वाज लुकिंग आउट फॉर हिज ओन पीपल। तो ये इन्होंने काम करा यहाँ पर। अब ये वाला जब इन्होंने काम करा तो चैलेंज तो हो गया, तो इसी के अंदर रेफरेंस दे दी गई टू अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। वैसे जो रेफरेंस होती है वो आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रेफर मैटर्स टू द सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होते हैं 5 आर्टिकल 145 के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होते हैं 5 एज गिवन इन आर्टिकल 145। अगेन आई मीन पार्ट 5 चैप्टर 4, पार्ट 5 is the union, chapter 4 is the union judiciary, that start from article 124 goes till I think article 147, क्योंकि 148 से CAG शायद शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, that is part 5 of as in chapter 5 of part 5। तो ये पिटिशन लग गई और इवेंचुअली इट वाज रेफर्ड टू अ लार्ज बैंक, तभी इसका ऑफिशियल नाम है इन री आर्टिकल 370। वैसे आइडियली इट शुड हैव ऑल्सो, मतलब अगर रेफरेंस नहीं लगती है और उसी में ये लोग डिसीजन देते तो डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो जाती। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थी या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। सो पिटिशनर्स के मेन सबमिशंस, जो कि सारे सीनियर वकील ने अपने अपने पॉइंट इसमें यूज़ करे, दैट इज़ गवर्नर की जो प्रोक्लेमेशन सेक्शन 92 में वो वॉइड है, पॉलिटिकल एक्ट थी एंड आर्बिट्रेरी थी कि यार ये गवर्नर ने ये काम कैसे कर दिया। देन आर्टिकल 356 की जो प्रोक्लेमेशन थी वो भी वॉइड है। ये सामने वाले अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं, सामने वाले आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, और गैस व्हाट, स्टेट एज पर अटॉर्नी जनरल जो कि आके वापस आर्ग्यू करेगा, वो कह रहा है नहीं ये तो वॉइड नहीं थी, ये भी वॉइड नहीं थी, हमारे पास पूरे वैलिड रीजंस हैं, सरकार वहाँ कोलैप्स हो गई। तो जो ये कर रहे हैं उसका स्ट्रेट काउंटर सरकार दे रही है, और इसके ऊपर जो जवाब देंगे, फाइनल इंटरप्रिटेशन देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। महाराजा हरी सिंह नेवर साइंड अ मर्जर अग्रीमेंट विद यूनियन ऑफ इंडिया। जब महाराजा हरी सिंह जो कि उस टाइम के वहाँ के लास्ट जो राजा थे, डोगरा राजा जो थे, और फिर उन्होंने युवराज करण सिंह को डेलीगेट कर दी थी अपनी सारी पावर। उन्होंने कहा भाई उन्होंने ज्वाइन कब करा था, कश्मीर ने ज्वाइन कब करा था हिंदुस्तान, तो कश्मीर के पास तो अपनी सॉवरेनिटी, और हम किसी स्टेट से ऐसे उसकी सॉवरेनिटी नहीं छीन सकते। और उन्होंने कहा ये जो शब्द टेम्पररी, तो कह रहे टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट हो गया है। तो ऐसी वाले जो आर्ग्यूमेंट एक्चुअली लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप एक सामान्य एक आम नागरिक हैं, आपको लगे यार ये क्या बात हुई, लॉ है ही ऐसा। मैथ्स और साइंस में क्या है कि आंसर रिपीटेडली 2 + 2 4 है, लॉ में किस दिन 22 है, किस दिन -11 है, किस दिन 0 है, किस दिन जज साहब के मूड पर है। काफ़ी कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, तभी तो ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री है। आजकल तो खैर DU LLB में एडमिशन हो रही है, CUET बीच में, जिसमें मैथ्स और कंप्यूटर्स टेस्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री पे, गॉड ओनली नोज व्हाई, बट खैर चलिए सबके अपने अपने डिसीजन है।
और फिर इनका एक और आर्ग्यूमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जे जो कि आर्टिकल 370 में मेंशन है, जो कि 31 अक्टूबर 1951 को युवराज करण सिंह के एक ऑर्डर से बनी थी और जो कि चली थी 26 जनवरी 1957 तक। जिस दिन ये 26 जनवरी 1957 हुआ, उसके बाद ये टेम्पररी नहीं है, मतलब फ़र्क हो गया, अब से टेम्पररी नहीं है, अब तो ये परमानेंट है भैया। मतलब इन द सेंस वो जो वर्ड टेम्पररी नहीं, आर्टिकल 370 के जो ऊपर जो दे रखा है पार्ट 21 का, और आर्टिकल 370 टेम्पररी नेचर नहीं, अब परमानेंट ही है इस डेट के बाद, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो रही नहीं। अब पूछेंगे किससे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए तो लोग कहते हैं विल बनवा लो, क्योंकि अगर इंटरस्टेट गुजर गए, अब ऊपर व्हाट्सएप कॉल तो लगती नहीं ना शरीर छोड़ने के बाद, या तो मणिकर्णिका घाट पे आदमी जाता है, हरीशचंद्र में, खैर बनारस में, दिल्ली में तो आदमी निगमबोध घाट जाता है, लेकिन उसके बाद पूछे कैसे कि क्या चाहते थे? अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जे तो गुजर गई, अब इनसे कैसे पूछेंगे क्या चाहते हैं? तो इसीलिए अब ये परमानेंट हो गया, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी आपने कैसे रिपील कर दी जे की, कैसे करी? और उसके बाद फिर 367 के रूट से ऐसे कैसे अमेंडमेंट कर दी भाई? 367 तो अमेंडमेंट वाला आर्टिकल है ही नहीं। बिफोर मूविंग ऑन टू द जजमेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इनसे अग्री कर गया। बाय द वे ये बहुत मेजर पॉइंट है जजमेंट का। एंड जे रीऑर्गेनाइजेशन 2019 एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपने यूनियन टेरिटरी में बंटवारा कर कैसे दिया? मेनली यही आर्ग्यूमेंट थे, कुछ और भी आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन एक्चुअली 370 का नेचर क्या है? जैसे अमित शाह ने कोट भी करा था नेहरू जी को, आई थिंक आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट, कि ये घिसते घिसते घिस ही जाएगा। हुआ गया था उस टाइम पे, नाउ वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ जे एज टू हाउ डिड जे एंड अप जॉइनिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। तो 1952 में खैर दिल्ली एग्रीमेंट भी हुआ था, दैट वाज लाइक वन पिवटल मूवमेंट। 1954 में आर्टिकल 35A भी इंट्रोड्यूस हुआ था। आई वोंट गेट इनटू मच मोर डिटेल्स ऑफ दैट, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में बेसिकली जो अपने जो यूज़ करा, आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट। ऑन 17 नवंबर 1956 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जे तो ये प्राइमरली पहले इन्होंने सॉवरेनिटी का इशू टैकल आउट करा अपनी जजमेंट में। कहते हैं when J&K approved and adopted the Constitution of Jammu and Kashmir, the preamble to the Constitution states, J&K की preamble Constitution, we the people of the state of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved in pursuance of the accession of this state to India, which took place on the 26th day of October 1947. वो कह रहे हैं, जब वो खुद मान रहे हैं that we have accepted to join, we have acceded and we have signed the instrument of accession, आप एग्जैक्टली ये कैसे कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी? क्योंकि सॉवरेनिटी तो हमारे देश में इट लाइज विद द पीपल, क्योंकि प्रियम्बल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है वो वी द पीपल, हम लोगों ने मिलकर, ये हम लोग राजी हुए हैं आपसी में, जो कि इस भूमि पे रहते हैं, कि हम कैसे रहेंगे, कैसे हमारा कोड होगा, कौन हमारी सरकार होगी, कौन सा प्रेसिडेंट, वही तो है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे मौलिक अधिकार होंगे, क्या सरकार दिमाग में रखेगी कानून बनाते हुए, दैट इज DPSP एक्सेट्रा, यही तो है। तो ये तो कह रहे हैं कि वी हैव जॉइंड इंडिया, तो आप कह रहे हैं नहीं वो लोग तो सॉवरेन। जब वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो भाई भारत की कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से ऊपर बैठ रखी है ना, तो इट विल गवर्न दैट, एंड वी द पीपल में फिर ये वाले पीपल भी जुड़ गए हैं J&K वाले में, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली J&K वाले, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली GM Sadiq stated, नॉट जनरल मैनेजर, आई एम श्योर कि कोई ना कोई वहाँ पे नाम होगा, वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड शैल रिमेन सो फॉरएवर। लो जी, लाउड अप्लॉज, यू स्टिक टू योर डिसीजन, टुडे वी आर नॉट अलोन और अनआर्म्ड, टुडे वी आर विद इंडिया एंड 360 मिलियन इंडियंस। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम आज़ाद हुए तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दे दिया गया कि भाई साहब ऐसा है कि आप क्या चाहते हो, या भारत ज्वाइन करो, या पाकिस्तान ज्वाइन करो, या आज़ादी ले लो, मतलब आज़ाद रहो, इन द सेंस आज़ादी लेंगे भी, इससे आज़ाद रहो। तो सबको तो खैर यूनिफाई करके सरदार पटेल ने, दैट इज़ वाई स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह, दैट इज़ वाई ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट, आई थिंक द डेप्यूटी PM इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या इन्होंने सब कुछ यूनिफाई करा। लेकिन कश्मीर वाले फिर भी रुके हुए थे कि नहीं देखो हम अभी सोचना था। इतनी देर में पाकिस्तान वाले आ गए अक्टूबर में ही, और पाकिस्तान वालों ने लूटपाट करनी शुरू कर दी। और ये सब जजमेंट में कोटेड है, ये मैं नहीं बना के बोल रहा कि कल को पता चले जी कोई कंट्रोवर्सी इरप्ट हो जाए, नहीं, ये सब कुछ जजमेंट में कोटेड है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अब वो लोग आ गए, और कश्मीर के पास उतनी आर्मी वगैरह थी नहीं टू डिफेंड इटसेल्फ, तो इन्होंने फ़ोन लगाया है भारत वालों को कि हेलो, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ी आर्मी वार्मी से हमें भी बचवा लो।
तो भारत वाले कह रहे यूं ही फ्री में ही, ऐसे थोड़े ना होगा, पहले हमें ज्वाइन तो करो। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कहते सोचते हैं, सोचो। कहता है चलो थोड़ा सा, थोड़ी सी लीवे दे दोगे, थोड़ी सी नेगोशिएशन पावर की, थोड़ा सा हमारा हल्का सा वीआईपी स्पेशल स्टेटस रहे। नेहरू जी ने कहा चलो 90% तो मामला बन रहा है ना, 10% इसको अटके तो आर्टिकल 370 बना के दे दो इसको, बाद में ये घिसते घिसते घिसी जाएगा, इनको हम धीरे धीरे करके ले आएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंस्टाग्राम पे डीएम पे अपने सहेलों और सहेलियों को मैसेज करते हैं तो पहले हाय हेलो से शुरुआत होती है ना, पहली दिन ही तो डेट पे नहीं चले जाते, धीरे धीरे करके स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप इवॉल्व होते हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप में आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज आ गया कि आर्टिकल 370 डे के यार अभी शादी भी आ रहा हो भाई, बाद में देखते हैं इनसे क्या है क्या नहीं है। जो पेटिशनर है वो कह रहे हैं नहीं शादी तो कभी हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई साहब हो तो गई थी, वो खुद ही कह रहे हैं हो गई है, सिर्फ एक दो शर्तें ही तो थी, कोई बात नहीं शर्तों को भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं दिस इज अ रीइटरेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएंडके दैट एक्सेशन टू इंडिया वाज कंप्लीट एंड दैट सॉवरेनिटी वाज सरेंडर्ड। ऑलराइट, तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिपेंडेंस पर तो नहीं साइन किया गया। हरि सिंह जी ने कहा कि नहीं हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। जितनी देर में सोच रहे थे उस दिन पाकिस्तान वाले आ गए और कह रहे हैं हेलो हाय हाउ आर यू, आपकी ज़मीन पहाड़ बहुत हमें पसंद है, सौंदर्य और प्रकृति यहाँ बहुत ही अच्छी है, मौसम मौसम बड़ा अच्छा है, आओ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही लूटपाट कर देंगे। तो 27 सितंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी को लेटर भी लिखा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये अभी सर्दियाँ आ जाएंगी एंड देन वहाँ तो वैसे भी इतनी ठंड पड़ती है और उस टाइम ना इंटरनेट का ज़माना, ना इतनी इलेक्ट्रिसिटी, ना फ़ोन, भाई दिक्कत के दिन थे वो तो, अब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड युग तो था नहीं। तो सरदार पटेल को कहा भाई कुछ करो, इनसे कुछ बात करो। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 जो कि पिछले भी डेट मेंशन है, हरि सिंह जी ने माउंट बैटन को कहा भाई साहब हेलो ग्रेव इमरजेंसी इज देयर, ये तो आ गए, ये तो हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं पाकिस्तान की साइड से, सोल्जर्स इन सिविलियन क्लोथिंग एंड देन देयर वाज अ लूट प्लंडर रेप्स गोइंग ऑन। तो ही सेड आई वांट टू जॉइन इंडिया थैंक्स, क्योंकि मुझे तो अपने लोगों को बचाना है ना जी। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, माउंट बैटन ने कहा अच्छी बात है, शुक्र है दे रहा है दुरुस्त है ना जी। कभी कभार वो एक कवि हैं, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, बट उनकी बड़ी फेमस कविता आई थिंक महेश या महेंद्र सिंह एक हैं, पुटनेर ऐसे करके वो हैं, कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गांव शहर जा चुका है, मदद भी अगर टाइम पे ना मिले तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो खुशकिस्मती एक्चुअली सही सही चीज़ सही समय पे मिलने अगर आपको मिल गई है तो वाकई में आपके राहु केतु शनि आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक बैठे। तो the Maharaja sought help and recognized India would be able to lend assistance only if the state of Jammu and Kashmir acceded to India कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, हम आर्मी भेज देंगे, कोई बात नहीं है, फ्री फंड में हम भी अपने जवान गोली खाने तो नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा जी आई हैव अकॉर्डिंगली डिसाइडेड टू डू सो, हरि सिंह के शब्द हैं, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. The other alternative is to leave my state and my people to freebooters. On this basis, no civilized government can exist or be maintained. The alternative I'll never allow to happen as long as I'm ruler of the state and I have life to defend my country. So he was quite the patriot. क्योंकि ये जो उस टाइम पे, खैर मैं और हिस्ट्री में नहीं जा रहा, जब जोरावर सिंह जो कि गुलाब सिंह के जनरल वगैरह थे, सब कुछ मेंशन है बाय द वे जजमेंट में, काफ़ी हिस्ट्री जोग्राफी इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर करी हुई है, बट दैट इज़ वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप क्लैट पीजी के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं देन द जजमेंट हैज़ टू बी रेड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल एज टू दिस, क्योंकि ये तो कहानी है, ये कहानी एक एवरेज लेमैन पर्सन के लिए है जो कि बस सुन के समझ जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है। Now the offer of accession stated that if the state of Jammu and Kashmir has to be saved, immediate assistance must be available at Srinagar. तो इन्होंने कहा प्लीज़ यार इनको भेजो यार आर्मी वालों को, हम तुम्हारे। तो हमने कोई बात नहीं, महाराजा हरी सिंह signed the IOA instrument of accession on 26th October 1947. It was accepted by the Governor General on 27th October 1947. Last या first Indian Governor General of India श्री राजगोपालाचारी, alright, and यहाँ पे तो खैर माउंट बैटन के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली दे जॉइंड ओवर टू इंडिया एंड वाई इज ऑल ऑफ दिस कोटेड इन दी जजमेंट टू शो, मतलब ये बहुत बड़ा नहीं तो ये मुद्दा रह जाता ना कि स्टेट के पास तो जी सॉवरन, उनके पास अपनी दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन एंड व्हेन डिड दे जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि वैसा है, J&K is an integral part and once you join the union you cannot cede from it, CEDE, छोड़ नहीं सकते आप, ये हमारे यूनियन ऑफ इंडिया की खास बात है।
जैसे कि आर्टिकल 1 में लिख रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब कह रहे हैं जी, अब अभी तक तो हमारा भी संविधान तो आया नहीं था, क्योंकि हमारा भी संविधान अभी ऑन होना था ना। 1949 26 नवंबर को तुमने अडॉप्ट करा, और फिर इट केम इनटू, या कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को करी आपने, टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 वो लाहौर सेशन वाला। तो गवर्नमेंट असेंबली टुक अप ड्राफ्ट आर्टिकल 306 है, ये एमसीक्यू वैसे ज़्यादातर बहुत बारी पूछते हैं अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो और ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आर्टिकल 306 ए, दैट इज दी what was article 370's name या टाइटल नंबर या आर्टिकल नंबर in the ये आपके draft of the constitution as being discussed in constituent assembly. So it was 306A and the author of 370 was Shri N Gopal Swami Iyengar. And then ये थोड़ी सी कोटेशन वगैरह इन्होंने दी गई है। एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे स्टेट्स आज की डेट की कैटेगरी, मतलब जितने ऐसे हैं और जितने जिस तरीके से क्लासिफाइड है वैसे तो होते नहीं थे। देयर वर पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और उसके बाद फिर वो आपकी धर कमेटी, जेवीपी कमेटी एंड फाइनली द फजल अली कमेटी व्हिच लेड टू द 7th अमेंडमेंट वेल रीऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग एंड जम्मू कश्मीर बिकेम अ स्टेट इन द यूनियन। आई जस्ट पुट आउट द रेलेवेंट पोर्शन की अगर आप कोई लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ताकि एक दो चीज़ें मिस आउट ना हो जाए। नाउ कंक्लूजन, दैट इज द फाइनल जजमेंट। तो ये सारी की सारी राम कहानी के बाद फाइनल जजमेंट पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्राइमरली स्पीकिंग। दिस इज फ्रॉम CJI चंद्रचूड़'s जजमेंट। और आज तो काफ़ी लोग, क्योंकि एक्चुअली वो जो आदमी है काफ़ी काफ़ी बैलेंस रहते हैं, ही वर्क्स विद इन द लिमिटेशन ऑफ हिज ऑफिस। लोगों को लगता है काफ़ी लेफ्ट लिबरल हैं, काफ़ी राइट वाले काफ़ी ज़्यादा उनको गाली गलौज करते रहते हैं, और जब वो कुछ क्या बोलते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल राइट लीनिंग जजमेंट जो कि ऐसे इंटरप्रेट करी जाती है लेफ्ट वालों की साइड से, तो तब वो लोग अपने में सिया को गाली देते हैं, तो बेसिकली कोई किसी का नहीं है। लेकिन ही इज़ अ फाइन जज, ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी to even young advocates. He's opened that Mitti Cafe for people with disabilities, done a lot of good work. ऑफ कोर्स हर बंदे के अपने फ्लॉ होते हैं, और हमारे लिए आलोचना करना सबसे ज़्यादा आसान है बाहर बैठकर। उस ऑफिस के अपने प्रेशर्स हैं और उस ऑफिस की अपनी लिमिटेशंस हैं जहाँ पर वो हैं। और वैसे भी भारत में व्यक्ति पूजा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति की पूजा करूँ। तो whether you like him, whether you don't like him, it is absolutely up to you. 19(1)(a freedom of speech and expression तो सबके पास है, subject to defamation under 19 clause 2, that is reasonable restrictions. तो जजमेंट जो यहाँ पे दी है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession. तो तब से ये सॉवरेनिटी तो इनकी तो बाय बाय हो गई जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने बेसिकली साइन अप करा था भारत में, और तब से ये भारत का ही हिस्सा है उसी डेट से। एंड द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन डेटेड 25 नवंबर 1949 बाय व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। ओके, द पेटिशनर्स डिड नॉट चैलेंज द इशुएंस। तो सेक्शन 92 वगैरह की वो कह रहे पहले तो आपने चैलेंज नहीं करा और उसके बाद फिर आप चैलेंज करें, तो वो कह रहे मैं इस पर डिसीजन दूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो डिसीजन देने जा रहे हैं वो उससे ही सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो वो जो सेक्शन 92 वगैरह जो 356 वगैरह सरकार ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा नहीं, उस पर एडजुडिकेट हम नहीं करेंगे। अब कहता है जो मेन जो आर्ग्यूमेंट था सिब्बल साहब का, द पावर अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 डिड नॉट सीज टू एग्जिस्ट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K। तो 370 क्लॉज 3 वो कहते हैं जी जिस दिन आपके, आई थिंक कब था, 26 जनवरी 1957 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नोट्स में है, उस दिन ये पावर खत्म हो गई थी। नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं हुई थी। When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the Provisional 2373, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370 Clause 3. मतलब उसके बाद भी प्रेसिडेंट को अगर काम करना हो तो वो कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ वो ये है कि ये जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 को मॉडिफाई करा यूजिंग आर्टिकल 367 प्राइमरली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272, दैट इज अल्ट्रा वायर्स, इट शुड नॉट बी डन अगेन। However, the effect remains the same कि 370 is gone, so it doesn't really matter. However, this is a very decent judicial precedent. It has to be recorded and be used in future cases.
डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस आर्टिकल 141 के तहत बहुत लोग इसको कोट करेंगे आगे अपने केसेस के लिए. तो by which Article 370 was amended through Article 367 is ultra vires. Article 370 clause 1 subclause D because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370. तो वो कह रहे हैं Article 368 यूज़ किया करो. ये 367 के तहत ऐसे तो ये तो बैकडोर एंट्री है ना. ये तो मतलब एक तरह से बस they just stopped short of saying this is colorable legislation, but उन्होंने कहा नहीं because well there was no intent to overturn 370. और फिर संजय कृष्ण कौल, मैं उस कोटेशन पे भी आ रहा हूँ. संजय कृष्ण कौल में भी ने अपनी सेपरेट जजमेंट because he's a Kashmiri Pandit and well there's a lot of pain attached there as evidenced by the history isn't kind to that community in Kashmir. History hasn't been kind actually. तो उन्होंने भी अपनी एक सेपरेट जजमेंट करी और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ एग्री कर रहा हूँ चंद्रचूड़ जी के साथ में और एक कमीशन ज़रूर बनानी चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट रिकॉर्ड पे तो लिया जाए कि उस वहाँ पे हुआ क्या था. अब हो चुका तो हो चुका, तभी उन्होंने वो कोटेशन एक गाने की भी करी. और फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक काम करिए 30 सितंबर 2024 तो ये बड़ी की डेट है, तब तक आप चुनाव ज़रूर कराइए JNK में, क्योंकि जिस तरीके से उस स्टेट के अंदर ये जो सारी की सारी कार्रवाई की गई वो अच्छी बात नहीं है. लोगों का भी विश्वास उठ जाता है सरकार से ऊपर. तो एक सरकार तो वहाँ बननी चाहिए. जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली करा दी तो अब सेंट्रल सरकार 2024 के जब चुनाव करा देंगे तो 30 सितंबर के अंदर वहाँ पे आप चुनाव जरूर कराएंगे. एंड देन जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने लास्ट में अपनी कोटेशन दी कि whatever has been but the futures is are to see. that is कोई सरा सरा बेसिकली एक रफ ट्रांसलेशन है इसकी. और ज्योतिष में भी एक कोटेशन लाल किताब, पंजाबी लाल किताब की कोटेशन है जब केतु होता है 11वें में कि फिक्र छोड़ गुजरी की जो चली गई है, जो चल गई है, नज़र रख तू आगे की जो आ रही है. प्राइमरली स्पीकिंग पूरी टोन टेनोर की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वो यही थी कि अब तो जो हो चुका सो हो चुका. 370s बाय बाय. J&K has completely joined even way back then, and 370 was temporary, so if it has been eroded away and it has been done away, it is okay. So that is in essence what has been said today. So it was a 5-0 judgment. No judge dissented. People were expecting at least one judge to dissent. However, it doesn't work like that. Justice B.V. Nagratna dissented in the demonetization judgment, in the Sabrimala judgment. Justice Indu Malhotra dissented. In the K. Puttaswamy Aadhaar case judgment, Justice Chandrachud dissented. आज के केस में किसी ने dissent नहीं करा. Hopefully this has been of help to you. I'll conclude here, and whatever it is that you want to see discussed on the channel, please leave a comment. I'll try to discuss all of those legal aspects in as simple language as possible. I wish you all the very best in your studies. Download the PDF if you need it from the comments down below. I wish you again all the very best. Do take very good care of your health. Wishing you a very happy new year, Merry Christmas in advance, and I hope that 2024 is the best year of your life. If you ever wish to prepare for judiciary examinations, well, do consider Courtroom is all that I can say. Take care, bye.